सृष्टि जयंत देशमुख, जागृति अवस्थी, प्रेमवदा माधलकर एंड मेनी मोर। दोस्तों, इन सब यूपीएससी टॉपर्स में दो चीजें कॉमन है। पहला, सोशियोलॉजी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनकी सफलता में, एंड दूसरा, इन्होंने स्लीपी क्लासेस का कंटेंट या फिर टेस्ट सीरीज फॉलो की। दोस्तों, हम अपने सोशियोलॉजी के कोर्सेज में आपको ना सिर्फ रैंक ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, बल्कि करंट अफेयर अपडेट्स भी साथ साथ ही देते हैं। दोस्तों, आंसर राइटिंग के लिए 120 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। आप उनको लिखिए, इवैल्यूएट करवाइए, फीडबैक लीजिए। अगर डाउट्स आ रहे हैं तो टेलीग्राम पर आप डाउट्स पूछ सकते हैं, एंड टू टॉप इट ऑल, वन-ऑन-वन मेंटरशिप भी अब आपको अवेलेबल करवा दी गई है। दोस्तों, हमारा एक सपना था कि हम देश के ग्रास रूट से टॉपर्स क्रिएट करें, एंड वो पूरा होता जा रहा है। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, एंड अगर आप अभी भी थोड़ा अनडिसाइडेड हैं तो हमारे YouTube पर जाकर सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट देखिए। बहुत से बच्चे फॉलो करते हैं, एंड उसके बाद अगर लगता है लेवल थोड़ा रेज करना है, कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों, मिलेंगे क्लासेस में एंड आफ्टरवर्ड्स विद अ टॉप रैंक। नमस्कार, मेरा नाम है प्रज्वल चौरसिया और इस साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2022 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 18 हासिल की है। यूपीएससी की सिविल सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में काफ़ी सिमिलरिटी देखी गई, क्योंकि इनका प्रीलिम्स एक ही होता है लेकिन मेंस अलग होता है। और जो फॉरेस्ट्री के मेंस होता है उसमें दो पेपर होते हैं, एक होता है इंग्लिश एंड दूसरा होता है जीएस। तो जो भी एस्पिरेंट्स सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, जनरली वही एस्पिरेंट्स भी फॉरेस्ट सर्विस की भी तैयारी करते हैं। तो इन दो पेपर पे हमें काफ़ी एडवांटेज भी मिल जाता है, क्योंकि सिविल सर्विस में हम 4 जनरल स्टडीज़ पढ़ के आते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही पेपर रहता है, और वो भी एवरेज साइड पे ही रहता है अगर हम उसे सिविल सर्विस के साइड कंपेयर करें। तो जो 2 महीना हमें मिलता है सिविल सर्विस के मेंस के बाद और फॉरेस्ट सर्विस के मेंस के बीच में, तो उस पर हम जीएस पे नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा पहले से ही जीएस तैयार रहता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो फॉरेस्ट्री का 6th क्वेश्चन रहता है, क्योंकि इसमें सब पार्ट्स भी रहते हैं, तो इसमें जो 6th क्वेश्चन रहता है वो साइंस ओरिएंटेड और करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रहता है। और जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर्स में देखा है कि पद्मश्री जैसे सवाल हैं या साइंस में कोई इफेक्ट है डायरेक्टली ही पूछ लिया गया, जैसे इस साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में एटॉमिक क्लॉक के ऊपर ही पूछ लिया गया था। तो ये सब जो सवाल हैं, ये ज़्यादातर एस्पिरेंट्स इसमें रेलेवेंट आंसर नहीं लिख पाते हैं। तो इसके लिए मेरी सलाह ये है कि आप साइंस के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि PYQ को आप जब भी देखेंगे तो बेसिक्स ही, यूपीएससी हमेशा बेसिक्स पे ही ध्यान देता है। तो आप हर फिनोमेना के बेसिक्स पे ज़रूर ध्यान दें। दूसरा, जो करंट अफेयर्स में कुछ बड़े अवार्ड्स होते हैं, जैसे भारत रत्न हो गए, पद्मश्री हो गए, किसको किस फील्ड में मिला है, या नोबल प्राइजेस हैं, किस फील्ड में मिला है और किस चीज़ के लिए मिला है। अगर आप इतना भी याद रखते हैं तो आप एक काफ़ी अच्छा आंसर उसमें लिख सकते हैं। और जीएस पेपर में यही ऑब्जर्व किया गया है कि ये वाला पार्ट अगर कोई एस्पिरेंट अच्छे से लिखता है तो वो 10 to 15 नंबर्स अप ही रहता है एवरेज साइड से, और जो कि फॉरेस्ट्री के मेंस के ऑप्शनल में काफ़ी अच्छा माना जाता है। दूसरा, जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें सेम पेपर रहता है, जो कि इंग्लिश का वहाँ पे क्वालिफिकेशन पेपर रहता है, लेकिन इसमें भी 2 चीज़ एडिशनल होती हैं। एक होती है रिपोर्ट राइटिंग और एक होती है लेटर राइटिंग, और ये दोनों रिलेटिवली काफ़ी ईजी है, क्योंकि लेटर राइटिंग का अपना एक फॉर्मेट होता है। आप किसी भी बेसिक ग्रामर बुक से देख सकते हैं कि लेटर टू द एडिटर या लेटर टू द मैनेजर, और इस टाइप के जो भी लेटर हैं आप एक प्रोफार्मा तैयार कर सकते हैं, पॉइंट्स भी इवन तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं। तो जो भी न्यूज़ में आता रहता है तो वो आप लिख सकते हैं। दूसरा, रिपोर्ट राइटिंग को हम ऑफन इग्नोर करते हैं, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में भी एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस पे पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है, और कई सारे एस्पिरेंट्स इस पे ध्यान नहीं देते हैं और ये मिस्टेक वो कर देते हैं। और ये 50 नंबर्स के क्वेश्चन रहते हैं, 25 एंड 25 ईच, तो ये काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं इंग्लिश पेपर में, और आप इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक और पार्ट है जो कि काफ़ी निगलेक्टेड रहता है, ग्रामर पे हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, और ग्रामर एक ऐसा पार्ट है इंग्लिश में जो कि काफ़ी ऑब्जेक्टिव है, और आप अगर उसे सही आंसर कर देते हैं तो आप ऑब्जेक्टिविटी की ओर जा सकते हैं, कि अगर आपने 20 क्वेश्चन भी ग्रामर के सही कर दिए तो आप 20 नंबर्स ही पाएंगे, उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो इस पार्ट को भी आप टैकल कर सकते हैं कि बेसिक ग्रामर है, सबसे सही तरीका है PYQ से उठाइए और देखिए कि कौन से सेक्शन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि बहुत ही बेसिक्स पूछा जाता है, लेकिन
लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से हम वहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर इन दोनों पार्ट पे हम ध्यान दें तो ये जनरल स्टडीज़ और ऐसे इंग्लिश का जो पेपर है वो काफ़ी ईजिली ही टैकल किया जा सकता है कम टाइम में, और हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना दोनों में डिवोट कर सकते हैं। और जो भी एस्पिरेंट्स मैथ्स ऑप्शनल लेता है और फॉरेस्ट्री ऑप्शनल लेता है तो उसको मैं यही कहूँगा कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैथ्स के सॉल्विंग में लगाइए, क्योंकि जो भी सिविल सर्विस में मैथ्स ऑप्ट करता है वहाँ पे वो टेस्ट सीरीज़ पहले से ही लगाया हुआ रहता है और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है। तो वहाँ जो भी एडिशनल टॉपिक हैं जैसे स्टैटिक्स के, हाइड्रोस्टैटिक्स हैं, बस उन्हीं को ही पढ़ना रहता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सॉल्व कीजिए। और दूसरा, फॉरेस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि सिलेबस भी हमें इसमें कंप्लीट करना है और बार बार रिवीजन करना है। कम से कम 2 बार आप फॉरेस्ट्री का ज़रूर रिवीजन कीजिए, क्योंकि जो भी डाटा फैक्ट्स हैं वो आपको तभी रिटेन कर पाएंगे जब आप 1-2 बार उसको पढ़े हुए होंगे। मैथ्स के लिए मैंने IMS नोट्स के लिए रेफ़र किया था और कुछ टॉपिक्स के लिए डायरेक्ट बुक से ही रेफ़र किया था, जैसे 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, LPP एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस मैंने डायरेक्ट बुक से ही किया था, लेकिन बाकी मैंने IMS के नोट से ही प्रेफर किया था। अब इसमें एक बात आती है कि जो सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस के सिलेबस हैं उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे स्टैटिक्स में हाइड्रोस्टैटिक्स पार्ट आ जाता है और कैलकुलस में भी थोड़ा अंतर आ जाता है। तो उस चीज़ के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेफ़र किया था और यूट्यूब में मैथोक्रेट के वीडियो थे जो हाइड्रोस्टैटिक्स को समझाते थे, तो मैंने उसको ही रेफ़र किया था। अब बात आती है कि मैथ्स के पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपलसरी रहते हैं और बाकी 6 क्वेश्चनों में से हमें 3 क्वेश्चन चुनने पड़ते हैं, जो कि सेक्शन A और B से कम एक क्वेश्चन होने चाहिए। तो क्वेश्चन चुनना मैथ्स में एक दिक्कत वाला काम है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम तीन क्वेश्चन में से 2 ही ऑप्ट कर पाते हैं और एक क्वेश्चन अंत में छूट जाता है। तो इसके लिए मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं पेपर को पहले 10 मिनट अच्छे से पढ़ता था, ताकि मैं ये डिसाइड कर पाऊँ कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है और नहीं करना है। और चूज़ करने के लिए एक अच्छा तरीका ये था कि एक रफ़ आउटलाइन मैं रफ़ में बना लेता था कि कौन सा क्वेश्चन में मैं कितना अप्रोच कर पा रहा हूँ और अगर उसका आंसर मेरे पास आ पा रहा है कि नहीं, और उस हिसाब से मैं अटेम्प्ट किया करता था। और मैथ्स में एक और चीज़ याद रखने वाली है कैलकुलेशन मिस्टेक की, जिसके कारण हैवी पेनल्टी भी मिलती है मार्क्स में, और इसका हमें खास ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए एक सबसे अच्छी सलाह ये है कि हम कैलकुलेशन मिस्टेक कम कर सकें, और उसके लिए हमें क्वेश्चन को एंड टू एंड सॉल्व करना पड़ेगा और सारे स्टेप्स लिखने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि इससे होता क्या है कि अगर हम कोई भी स्टेप्स जल्दी में स्किप करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए मैंने जितने भी स्टेप्स थे वो सब आंसर में लिखे, और क्योंकि पेजेस की कोई कमी नहीं होती है आंसर बुकलेट में, तो मेरी सबसे यही एडवाइस है कि आप जितना स्टेप्स लिखें आपकी क्लैरिटी उतनी होगी और कैलकुलेशन मिस्टेक उतनी ही कम होंगी। और दूसरा, जो आंसर आता है या जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरम हम मैथ्स में लिखते हैं उसको प्लीज़ अंडरलाइन करिए, और जो आंसर है उसको भी अंडरलाइन करिए और एक बॉक्स बना दीजिए, ताकि एग्जामिनर को एकदम क्लियरली दिखना चाहिए कि आपने कौन सी थ्योरम फार्मूला यूज़ किया और आपका आंसर क्या है। और इससे स्टेप मार्किंग में भी काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाते हैं। तो उसमें ये अप्रोच रहनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स लिखें, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ, हमें कुछ चीज़ें आती थी क्वेश्चन में लेकिन हम आंसर नहीं ला पाए। तो इससे क्या है, स्टेप मार्किंग में भी नंबर पा सकते हैं। और एक और बात यह है कि मैथ्स का सिलेबस 2 पेपर में डिवाइड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 रिलेटिवली ईजियर साइड रहता है और पेपर 2 पूरे सिलेबस का 60 to 70% रहता है। तो पेपर 2 एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर हम देखें तो पेपर 1 में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन भी होता है और पेपर 2 में कम नॉर्मलाइजेशन होता है। तो अगर हम पेपर 2 में ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो उससे हमारे मैथ्स के स्कोर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। फॉरेस्ट्री में मैथ्स एक ऑप्शनल चूज़ करने का मेरा एक कारण था, क्योंकि मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो NIT भोपाल इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हुई थी, और क्योंकि इंजीनियरिंग में मैथ्स के काफ़ी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, तो इससे मैथ्स का जो सिलेबस था और मेरी जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट थे वो काफ़ी कॉमन पड़ गए, और इससे
कई टॉपिक्स जो सिलेबस में थे वो मेरे पहले से पढ़े हुए थे, तो इसलिए मैंने इसको भी ऑप्ट आउट किया था। और दूसरा, बाकी ऑप्शनल्स की अगर बात करें फॉरेस्ट्री में, तो काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शनल भी रहते हैं सिविल सर्विस के कंपैरिजन। और दूसरा, मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जहां आप अगर आंसर सही ले आते हैं तो एग्जामिनर के पास नंबर काटने का बहुत कम स्कोप रहता है, और आप पेपर सॉल्व करने के बाद काफ़ी श्योर रहते हैं कि अगर आपने सही सॉल्व किया है तो आप अच्छा स्कोर ज़रूर पाएंगे। मैथ्स में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। एक तो IMS के नोट्स काफ़ी अच्छे थे जिसको मैंने रेफ़र किया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, उनके सॉल्यूशन थे और अच्छे क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किए गए थे। दूसरा सोर्स होता है बुक्स, लेकिन बुक्स को पूरा पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए, जैसे कि टॉपिक्स हैं 3D ज्योमेट्री है एंड लीनियर अलजेब्रा है, वेक्टर एनालिसिस है। ये कृष्णा सीरीज़ की बुक्स आती हैं, स्पेशली UPSC के एग्ज़ाम को रख UPSC के जो एग्ज़ाम है उसी को माइंड में रख के डिज़ाइन की गई हैं, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्ट एक्चुअल पेपर में भी हम देख सकते हैं। और तीसरी चीज़ होती है टेस्ट सीरीज़ होती है, जो कि बहुत आजकल नई नई कोचिंग्स भी इसमें आने लगी हैं, जैसे IMS है, मैथोक्रेट है, परीक्षा गंगा है। ये सब अच्छे क्वेश्चंस लाती हैं, और टेस्ट सीरीज़ लगाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम एक्चुअली में ये देख पाएँ कि हमारा टाइम मैनेजमेंट हो भी पा रहा है कि नहीं, कि हम क्वेश्चन सही चुन पा रहे हैं कि नहीं, और हम स्टेप्स लिख पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एक्चुअल एग्ज़ाम में। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तो बुक से ही आते हैं, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आजकल पैटर्न जो जैसे भी पैटर्न चेंज हो रहा है तो कुछ नए क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। उन नए क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमें टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देनी चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैथ्स में होती है कि इसमें 13 टॉपिक्स होते हैं, 7 टॉपिक्स पेपर 1 में, 6 टॉपिक्स पेपर 1 में और 7 टॉपिक्स पेपर 2 में। और कुछ टॉपिक्स काफ़ी कठिन होते हैं, जैसे मॉडर्न अलजेब्रा एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। इसमें जो भी एस्पिरेंट्स हैं काफ़ी सफ़र करते हैं कि एक तो चीज़ें इसमें समझ में नहीं आती हैं, और दूसरा जो भी सॉल्यूशंस हैं काफ़ी कठिन हो जाते हैं। तो इसमें एक सिंपल अप्रोच ये रहती है कि हम बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कि ग्रुप्स ऑफ रिंग्स के कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो कि एक बुक है आर कुमार सर की, दोनों बुक आती हैं ग्रुप एंड रिंग्स की, उसमें काफ़ी अच्छे से एक बेसिक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर हम वो चैप्टर पूरा भी ना पढ़ पाएँ तो कम से कम हम बेसिक पढ़ लें, ताकि जो क्वेश्चन नंबर 1 पे कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम स्किप नहीं कर सकते, वो 8 मार्कर क्वेश्चन हम इजीली अटेम्प्ट कर सकें। दूसरा कठिन टॉपिक होता है फ्लूइड डायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स। ये भी काफ़ी एक चैलेंजिंग टॉपिक रहा है, क्योंकि इसमें जो भी थ्योरम्स हैं और क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं एग्ज़ाम सिचुएशन में सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसमें भी अगर हम 8 मार्कर को दिमाग में रखें तो काफ़ी सिंपल और बेसिक फार्मूलाज हैं, जो कि बुक है फ्लूइड डायनेमिक्स बाय MD राय सिंघानिया, उससे हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। और रिसेंटली ये भी देखा गया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी बुक से आते हैं। तो इन 2 टॉपिक्स में अगर टाइम परमिट करता है तो आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, या मैथोक्रेट्स के जो वीडियो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं इस सब चीज़ में। लेकिन अक्सर देखा गया है कि सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस के जो मेंस के एग्जामिनेशन है उसके बीच में 2 ही महीने का गैप मिलता है। तो अगर जो लोग इसी बीच में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनके लिए ये अप्रोच ज़्यादा अच्छी रहेगी कि वो कम से कम 8 मार्कर को दिमाग में रख के ही इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। दूसरी बात ये आती है कि कुछ टॉपिक्स काफ़ी रिलेटिवली ईजियर होते हैं, जैसे लीनियर अलजेब्रा हो गई, वेक्टर अलजेब्रा हो गई, कैलकुलस हो गई, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गई। ये काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं और इसमें कम टाइम में हम ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। क्योंकि मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो हमें इन रिलेटिवली ईजियर टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और दूसरी बात ये आती है कि मैथ्स एक सबसे टफेस्ट ऑप्शनल तो है ही, और साथ ही इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा है। तो एक सबसे बड़ी सिचुएशन ये आती है जो भी मैथ्स ऑप्शनल ऑप्ट करता है उसे कम से कम 6 to 8 मंथ्स इसमें लग जाता है। क्यों और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें हर चीज़ को बार बार सॉल्व करना पड़ता है, उसके नोट्स भी बनाने पड़ जाते हैं। और नोट्स से अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो
कनिष्क कटारिया सर हैं, जिनकी AIR 1 थी 2018 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, उनके काफ़ी अच्छे नोट्स हैं जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन आप उनको तभी रेफ़र करिए जब आप एक बार पूरे सब्जेक्ट से गो थ्रू हो चुके हों, क्योंकि वो नोट्स तभी हेल्पफुल कर पाएंगे क्योंकि वो शॉर्ट में लिखे हैं और डायरेक्ट टू द पॉइंट हैं, बट दे आर ब्यूटीफुली रिटन एंड यू कैन रेफर देम ईजिली इन द एग्ज़ाम। फॉरेस्ट्री एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है जो कि 90% एस्पिरेंट ऑप्ट करते हैं, और इसका रीज़न ये है कि उस एक बहुत ही कॉमन सिलेबस है, बहुत ही ईजी सिलेबस है जो कि हर एस्पिरेंट्स आराम से पढ़ सकता है और कम टाइम में भी पढ़ सकता है। होता ये है कि जो भी फॉरेस्ट के एस्पिरेंट्स रहते हैं जो कि मेंस लिख रहे होते हैं, वो सिविल सर्विस की भी तैयारी करते हैं, तो एक ऑप्शनल तो उनका सिविल सर्विस का कॉमन हो जाता है, लेकिन एक ऑप्शनल उन्हें दूसरा अलग से ही चुनना पड़ता है। और यही रीज़न है कि फॉरेस्ट्री काफ़ी लोग ऑप्ट भी करते हैं, क्योंकि 2 महीने के गैप में फॉरेस्ट्री इज़ वन ऑफ द ऑप्शनल विच कैन बी कम्प्लीटेड इन बिटवीन 2 मंथ्स। फॉरेस्ट्री की एक बुक आती है मणिकंदन सर की, जो कि बहुत पॉपुलर है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑप्शनल के दिमाग में रख के ही बनाई गई है। और दूसरी चीज़ जो मैंने रेफ़र की थी वो थे हॉर्नबिल के नोट्स थे, और वो उनकी 5 बुकलेट आती हैं और जो कि बहुत ही क्रिस्प और कंसाइज थी। मैंने दोनों को ही रेफ़र किया, लेकिन लास्टली मैंने हॉर्नबिल के जो भी नोट्स थे उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि वो बहुत ही सेग्रीगेटेड और बहुत ही टू द पॉइंट उसमें कंटेंट दिया था। और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि सिविल सर्विस मेंस के बाद फॉरेस्ट सर्विस का जो भी मेंस था उसमें 2 ही महीने मुझे मिले, तो मुझे नोट्स बनाने का उतना टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने डायरेक्टली हॉर्नबिल के जो नोट्स थे उसी को बार बार अंडरलाइन किया और उसी को रेफ़र किया। और जो भी उसके बाद मुझे इम्पोर्टेंट लगा, जैसे फॉरेस्ट्री में डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, तो मैंने उसका अलग से ही नोट्स बनाए थे। अब बात आती है कि फॉरेस्ट्री में ज़्यादा नंबर हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि फॉरेस्ट्री ज़्यादा लोग ले रहे हैं तो हमें कुछ अलग उसमें करना पड़ेगा, क्योंकि होता ये है कि ज़्यादातर एस्पिरेंट सिर्फ एक ही जगह से पढ़ रहे हैं और वही आंसर हम लिखाते हैं एग्ज़ाम में, तो उससे क्या होता है एक एवरेज मार्किंग ही सबको मिल पाती है। अगर हम उसमें अलग अपना आंसर करना चाहते हैं तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, और उस अलग तरीका का ये है कि आप अपनी भाषा में आंसर लिखें, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। आप बुक से थ्योरी को रेफ़र कीजिए, नोट से थ्योरी को रेफ़र कीजिए, और समटाइम्स यूट्यूब में भी आप कुछ कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन जब भी आप आंसर लिखें तो वो अपने वर्ड्स में लिखिए, ताकि जो भी एग्ज़ामिनर है जब उसको चेक करेगा तो उसको एक अलग आंसर और एक अलग ही मॉडल का आंसर मिलेगा, ताकि वो आपको ज़्यादा नंबर दे सके। दूसरा, फॉरेस्ट्री में डायग्राम्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि हम उसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डायग्राम को के थ्रू रिप्रेजेंट करना एक अलग ही तरीका होता है। इससे हम ज़्यादा शब्दों से लिखने से बच भी जाते हैं, और दूसरा एक अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाता है आंसर का, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमें 250 वर्ड्स या 150 वर्ड्स पे ही लिखने 200 वर्ड्स एंड 100 वर्ड्स पे ही लिखने रहते हैं। तो हम डायग्राम्स को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो काफ़ी एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर के ऊपर। थर्ड, फॉरेस्ट्री ऑप्शनल में टाइम की कमी एज सच नहीं होती है, अगर आप डिलीजेंटली आपने आंसर राइटिंग की हो और आपने सही क्वेश्चन चूज़ किए हों, तो इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप उसमें कलरफुल पेन्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रीन पेन हो गया, ब्लू पेन हो गया, ब्लैक पेन हो गया, पिंक पेन हो गया। रेड पेन अलाउ नहीं है, लेकिन बाकी सब पेन अलाउ हैं। तो इन पेनों का यूज़ करके जब आप डायग्राम बनाते हैं तो काफ़ी एक अच्छा डायग्राम भी उसमें रिप्रेजेंट होता है, प्लस आपका प्रेजेंटेशन भी बढ़ता है, और आपका आंसर है वो दूसरों से काफ़ी अलग हो जाता है। और मैंने इस साल इस चीज़ को काफ़ी इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ही डायग्राम से रिप्रेजेंट किया। अब डायग्राम का मतलब ये नहीं कि एक प्रॉपर हमें डायग्राम ही बनाना है, डायग्राम कुछ भी हो सकता है, एक फ्लो चार्ट भी हो सकता है, एक ग्राफ भी हम उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कई बार नंबर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन अगर हम उसको एक सिंपल सा रफ ग्राफ भी उसमें बना देते हैं तो एक काफ़ी यूनिक वे हो जाता है। दूसरा, जो भी फॉरेस्ट्री के डायग्राम है उसमें ग्रीन पेन का यूज़ करना काफ़ी एडवांटेजियस रहा है, क्योंकि जो भी डायग्राम हम बना रहे हैं वो काफ़ी यूनिक हो जाता है उसमें।
अब बात करते हैं फॉरेस्ट्री के सिलेबस की। तो फॉरेस्ट्री का सिलेबस है, उसमें सबसे मेन टॉपिक आता है सिल्वीकल्चर सिस्टम, जो कि फॉरेस्ट्री का बेस कहा जाता है। और इसको अगर हम अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो पूरी फॉरेस्ट्री हमें काफ़ी ईजिली समझ आ जाती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले मैंने बुक पढ़ी थी, लेकिन उतना अच्छे से मुझे समझ में नहीं आया, तो उसके बाद मैंने नोट्स को रेफ़र किया और यूट्यूब में हॉर्नबिल क्लासेस का पूरा एक लेक्चर ही फॉरेस्ट्री के ऊपर पढ़ा है, मैंने वो भी रेफ़र किया था। क्योंकि होता ये है कि हम पढ़ते हैं, हमें कुछ चीज़ें समझ आती नहीं आती, लेकिन जब हम कोई वीडियो देखते हैं जैसे कि सर ने वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया था, तो उससे मेरे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो गए थे। अब सिल्वीकल्चर सिस्टम को अगर हमने समझ लेते हैं तो काफ़ी जो भी टॉपिक आते हैं फॉरेस्ट्री में हम उसे ईजिली टैकल कर सकते हैं। और सिल्वीकल्चर टॉपिक ऐसा है जिसके बहुत सारे क्वेश्चन हम स्पेशली सेक्शन ए पेपर 1 के सेक्शन ए में हम देखते हैं। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी आता है कि जो साइंटिफिक नेम है। एज़ पर द सिलेबस 32 साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं पेड़ के, जिसके बारे में हमें पूरा सिल्वीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक एंड उसकी फिनोलॉजी और सब कुछ पढ़ना रहता है। अब ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि 32 पेड़ों का हमें नाम भी याद रखना है, उनका सिल्वीकल्चर भी याद रखना है, उनकी फिनोलॉजी भी याद रखना है और एप्लीकेशन सब कुछ याद रखना है। एक काफ़ी टीडियस पार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ के में हॉर्नबिल के नोट्स में एक काफ़ी अच्छी चीज़ से मेंशन किया गया है कि उनने उन 32 पेड़्स हैं, 32 ट्रीज़ हैं, उनको डिवाइड कर दिया है। जैसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अलग हो गए, कोल्ड डेजर्ट के अलग हो गए, कोस्टल के अलग हो गए, ड्राई डेसिडुअस अलग हो गए, एवरग्रीन अलग हो गए। अब इससे फ़ायदा ये मिलता है कि जो भी सिल्वीकल्चर सिस्टम है वो अगर किसी एक क्लाइमेटिक रीजन में पाया जाता है तो वो सेम ही होता है लगभग। उससे होता यह है कि आप 7 to 8 ट्रीज़ को ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं और एक सेग्रीगेटेड वे में आप कम से कम 20 to 25 ट्रीज़ याद कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ याद रखने वाली बात है कि साइंटिफिक नेम हम याद कैसे रखें। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है कि आप एक लिस्ट बनाइए उन 32 ट्रीज़ की, उनको आप सेग्रीगेट कीजिए, उनके आगे आप कॉमन नेम भी ज़रूर लिखिए और उस लिस्ट को लगभग 1-2 दिन में बस देखते रहिए। सिर्फ मेमोराइज़ करने के मकसद से ही नहीं, बस उसको आप देखिए और ओवर द टाइम पीरियड आप देखेंगे कि 15 to 20 डेज़ में आपको वो नाम धीरे धीरे याद होने लगेंगे। प्लस आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि फॉरेस्ट्री में जब भी आप एग्ज़ाम्पल दें तो कॉमन नेम का एग्जांपल दे सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब कॉमन नेम के साथ ही आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं उस ट्रीज़ का, तो एक अलग इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि ऑप्शनल में आपकी इन डेप्थ नॉलेज को भी चेक किया जाता है। तो मैंने भी इस साल यही ट्राई किया था कि मैं कॉमन नेम की जगह साइंटिफिक नेम लिखूं और वो काफ़ी पॉजिटिव भी रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है कि गम्स एंड रेजिंग करके एक पेपर 2 में पार्ट है, जो कि बहुत ही टीडियस पार्ट है, बहुत ही बल्कि पार्ट है और कुछ ही क्वेश्चन उसमें से आते हैं और ज़्यादातर एस्पिरेंट उसे ऑप्ट आउट कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन उससे ज़रूर आता है। तो मेरी सलाह उसमें यही रहेगी कि आप उस PYQs को देखिए और जो भी क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं, कम से कम अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आप PYQs को कम से कम प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन घूम फिर के वही क्वेश्चन आते हैं तो आप अगर PYQ को भी प्रिपेयर करते हैं तो आप एक अच्छा चांस रखते हैं कि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट होगा तो आप उसको ईजिली टैकल कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो उस पोर्शन पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एस्पिरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं रहता है, तो उसमें आप सिर्फ बेसिक्स तैयार कीजिए, जैसे गम्स एंड रेजिन के बीच में डिफरेंस क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, ट्रीज़ क्या हैं, कुछ स्पीशीज़ हैं जो बार बार रिपीट होती हैं पेपर में, उसको आप अंडरलाइन कीजिए और उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये कम टाइम में आप ये अच्छे से कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि फॉरेस्ट एक्ट के बारे में। अब इसमें काफ़ी क्वेरीज उठती हैं कि हमें क्या पूरा फॉरेस्ट एक्ट पूरा पढ़ना चाहिए, क्या हर एक सेक्शन उसका पढ़ना चाहिए, कि कितने शेड्यूल हैं ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि PYQs में हमने देखा है कि कई बार डायरेक्ट सेक्शन के नाम से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें भी मैंने ये फॉलो किया था कि PYQs की एक लिस्ट बनाई थी और उसमें मेंशन किया था कि कौन सा सेक्शन और कौन सा शेड्यूल कितनी बार पूछा गया है। तो उस एनालिसिस से ये निकल के आता है कि कुछ सेक्शन और शेड्यूल्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पड़ जाते हैं
उन सेक्शंस और शेड्यूल का आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं, उनको याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की तरह आप पेपर लिख रहे हैं तो एक एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए कम से कम कि ये सेक्शन क्या कहता है, क्योंकि हर एक प्रोविज़न याद करना हर एक एक्ट का पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप सेक्शन वाइज कम से कम कुछ सेक्शंस को आप स्पेशली रिमेंबर रखें। और दूसरा, उनका एप्लीकेशन है क्या, डीमेरिट है एंड मेरिट है, उसकी आप एक लिस्ट पहले से ही बना लें, क्योंकि PYQs में ये देखा गया कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं कि इस एक्ट में क्या कमी है, क्या सुधार किया जा सकता है। और जो भी बिल आते हैं फॉरेस्ट के, उनको भी आप ज़रूर रेफ़र कीजिए, क्योंकि UPSC बिल नहीं पूछता है, लेकिन आप उसके प्रोविज़न उस बिल अपने आंसर में ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि उन बिल्स में काफ़ी अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन रहती हैं। तो आप अपने नोट्स में 2-4 रिकमेंडेशन हैं जो बिल्स की, वो ज़रूर लिखिए और आपका आंसर ज़रूर अच्छा होगा। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉरेस्ट्री में सिल्वीकल्चर सिस्टम, जिसमें कोपाई सिस्टम है, शेल्टर वुड सिस्टम है, सिंगल ट्री सिलेक्शन, ऐसे जैसे काफ़ी मेथड हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जब भी आप इसका आंसर लिखें तो मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन है कि आप उसका एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ज़रूर बनाएं, क्योंकि आप डेफिनीशन सब लोग लगभग लिख ही लेते हैं, लेकिन जब आप एक डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं, जैसे कोपाइस है, पोलार्डिंग है, इसका आप डायग्राम अच्छे से बनाते हैं तो काफ़ी एक अच्छा इम्पैक्ट बढ़ता है। और अब बात ये उठती है कि हमें डायग्राम कैसे अच्छा बनाना चाहिए। इसमें कोई स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, आप एक अलग से ही नोट्स बनाएं जिसमें आप सिर्फ डायग्राम रखें। हर टॉपिक वाइज मैंने यही किया था कि मैंने नोट्स बनाए थे, सिर्फ डायग्राम्स के ही बनाए थे, क्योंकि बाकी नोट्स के लिए मैंने हॉर्नबिल को ही डायरेक्ट रेफ़र किया था। तो जो भी मेरे नोट्स थे वो उसमें सिर्फ डायग्राम थे, और मैंने उनको बार बार प्रैक्टिस की, उनको देखा, ताकि वो जब भी मैं आंसर लिखूं तो मेरे डायग्राम बनाने की आदत आ जाए। तो ये आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो ज़रूर 2 पेपर ज़रूर आप फॉरेस्ट्री का लिख के जाइए, क्योंकि सिविल सर्विस में हम लोग वैसे भी बहुत कुछ लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एज सच उतना अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम 1-2 साल के प्रीवियस ईयर को भी हम अगर लिख लेते हैं फॉरेस्ट्री का, तो वो काफ़ी पॉजिटिव साइड में ही जाता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप उसको ज़रूर लिखें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेपर 2 में स्पेशली जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आने लगे हैं, इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमें ये करना चाहिए कि जो भी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, जैसे पेपर 1 में हम सिल्वीकल्चर पढ़ते हैं, पेपर 2 में भी हम काफ़ी कुछ पढ़ते हैं, तो उस चीज़ को हम प्रैक्टिकल वे में आंसर लिखें। जैसे कि जब भी हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो एक करंट अफेयर्स का एग्जाम्पल ज़रूर लिखें, उस थ्योरी को ज़रूर उसमें अप्लाई कीजिए जब भी कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है। ये एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट देता है कि आपके पास सब्जेक्ट की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और आप इसको करंट अफेयर्स में काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, जो बुक या नोट्स में ही जो एग्जाम्पल हैं वही हम रिपीट कर देते हैं, उसमें उसको लिखने में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन उससे फिर हम एवरेज मार्क्स की ओर जाते हैं। लेकिन जब आप करंट अफेयर्स ओरिएंटेड एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कोई सजेशन आता है कि इस एक्ट में क्या करना चाहिए, तो रिसेंटली जैसे फॉरेस्ट एक्ट 2006 का अमेंडमेंट हुआ था, तो आप उसको रेफ़र कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर एक पॉइंट लिखिए, लेकिन 1-2 पॉइंट ज़रूर लिखिए उसका, ताकि ये रहे कि करंट अफेयर्स का आप ग्रेस्प रहे। और इसके लिए आप एक अलग से नोट शीट बना सकते हैं 1 और 2 पेजेस की, जिसमें आप करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। दूसरा, आप केस स्टडी लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में हम ऑफन देखते हैं कि केस स्टडी काफ़ी आती है कि नगर वन किसने बनाए, सरोजनी वन करके एक एग्जाम्पल था उड़ीसा में, ऐसे करके बहुत एग्जाम्पल थे कि एक डेजर्ट को एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो ये केस स्टडी आप डायरेक्टली पेपर से भी लिख सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन आती हैं उससे भी आप लिख सकते हैं। इससे होगा ये कि जब भी आप एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपके एग्जाम्पल दूसरों से अलग रहेंगे और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी उसमें। तो फॉरेस्ट्री जो कि बहुत ही कॉमन ऑप्शनल है, इसमें अगर आपको अलग से स्कोर करना है तो जो भी चीज़ मैंने बताई इसको आप थोड़ा इम्प्लीमेंट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आंसर अपने ही वर्ड्स में लिखें। बुकिश लैंग्वेज थोड़ा एग्जामिनर के लिए काफ़ी बल्कि हो जाती है, क्योंकि जब वो कॉपी चेक करता है तो उसे एक ही टाइप के आंसर मिलते हैं, तो उस
केस में उसको अलग नंबर देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन जब आप अपनी लैंग्वेज में रेलेवेंट आंसर लिखते हैं, एक छोटा आंसर भी अगर आप अपनी शब्द में रेलेवेंट लिखते हैं तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है कि भले ही आप 2 पेज पूरा भर के लिखें, आप 1.5 पेज भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक अलग वर्ड में आंसर लिख रहे हैं तो एक इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरी चीज़, डायग्राम्स ज़रूर बनाइए फॉरेस्ट्री में, कलरफुल पेन यूज़ कीजिए। डायग्राम्स कुछ भी हो सकते हैं, फ्लो चार्ट हो गया, सिंपल चार्ट हो गया, बॉक्स बना सकते हैं आप, ट्रीज़ को लेबलिंग भी कर सकते हैं, जैसे क्राउन हाइट क्या है, ये सब बोल हाइट क्या है, ये सब ज़रूर मेंशन कीजिए। और दूसरा, फॉरेस्ट्री में कुछ मैथमेटिक्स वाला भी पार्ट आ जाता है, एलिवेशन वाला भी हो जाता है, डायमीटर वाला भी हो जाता है। तो उस केस में आप कीजिए कि जब भी आप फार्मूला लिखें तो उसको एक बॉक्स में ज़रूर इंक्लोज करिए ताकि वो एक अलग से हाईलाइट रहे। एंड मैं डीकेटी टीम को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, क्योंकि जब मार्क्स रिलीज़ हुए तो कई एस्पिरेंट्स के मुझे मैसेज आ रहे थे कि फॉरेस्ट्री में इतना अच्छे स्कोर करने की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि सबको मैं एक बार में नहीं शेयर कर सकता। तो एक डीकेटी एक प्लेटफॉर्म मुझे सही लगा कि जिससे मैं ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को अपनी स्ट्रेटेजी बता सकूं ताकि वो आने वाले एग्ज़ाम में फॉरेस्ट्री में एक अच्छा स्कोर कर सकें। एंड थैंक्स टू डीकेटी टीम।